कहाँ तक हुआ था आप लोगों का? बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टार्ट करते हैं, न्यू चैप्टर। आई थिंक आप लोग का बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टार्ट किए थे ना हम लोग लास्ट क्लास में। वॉइस आ रही है ना मेरी सभी के पास? यस मैम। बैंक रिकॉन्सिलिएशन चैप्टर 8। सेवन तक कंप्लीट हो गया था ना सभी का? यस मैम। दिखाई दे रहा है? बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टार्ट करेंगे आज हम न्यू चैप्टर। आई थिंक इसका एक्सप्लेन कर दिया था क्या मैंने आप लोगों को, बैंक रिकॉन्सिलिएशन होता क्या है? मैम एक बार फिर से कर दीजिए मैम। चलिए, फेस्टिवल में मतलब भूल गए सब कुछ है ना? चलिए, बैंक रिकॉन्सिलिएशन क्या होता है पहले अंडरस्टैंड करते हैं। सभी के पास बुक अवेलेबल है अकाउंट की? अकाउंट की बुक है ना सभी के पास? यस मैम। आवाज बहुत धीरे धीरे आ रहा सभी का। मेरा आवाज आ रहा है ना क्लियर? यस मैम, आ रही है क्लियर। ठीक है, स्टार्ट करना था हमको कौन सा? बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक कंट्रीब्यूशन इज अ ग्रेट इंपॉर्टेंट इज द सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज in this modern age. Businessmen can do most of his business। सबसे पहले हमको रिलेशनशिप ऑफ कैश बुक एंड पासबुक को देखना है। सबसे पहले मीनिंग ऑफ बीआरएस, ठीक है, इसको बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट कहा जाता है, शॉर्ट में बीआरएस है। बैंक समाधान विवरण बोला जाता है या बैंक मिलान विवरण ऑफ पासबुक some balance of each other passbook and cash book। It is not possible, ठीक है। बैंक से जुड़ी जो लेन देन है हमें कैश बुक की जरूरत पड़ेगी और बैंक कॉलम की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे जैसे हमने 2 कॉलम कैश बुक पढ़ा था सब्सिडरी बुक 1 में, कैश बुक जो हमने पढ़ा था देखे थे उसमें कैश का कॉलम और बैंक का कॉलम बना हुआ था। यस मैम। जब बैंक बैलेंस इंक्रीज होता है आप कहाँ लिखते हैं? जब भी आपका बैंक बैलेंस इंक्रीज होता है तो कहाँ लिखते हैं? डेबिट साइड के बैंक कॉलम में लिखते हैं। इंक्रीज हो रहा यस मतलब मैम। कैश आता था तो हम उसको कहाँ लिखते थे? डेबिट साइड के बैंक कॉलम में।
और जब बैंक का बैलेंस डिक्रीज होता था तो उसको किस साइड लिखते थे, क्रेडिट साइड। सभी को पता है ये चीज। यस मैम। जब भी कैश इंक्रीज होता था, बैंक बैलेंस इंक्रीज होते थे, तो हम डेबिट साइड के बैंक कॉलम में लिखते थे, और जब बैंक का बैलेंस डिक्रीज होता था तो क्रेडिट साइड के बैंक बैलेंस में लिखते थे। ठीक है, ये तो सभी को मालूम है। कब हमारे बैंक का अमाउंट इंक्रीज होगा और कब डिक्रीज होता है, ये पता लगाने के लिए बीआरएस बनाते हैं, यानी कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन बनाना पड़ता है। ठीक है, मान लो आपके बैंक का टैली होना जरूरी होता है। जैसे कि मान लो आपके बैंक में आपने 1 लाख जमा कराया, ओके, और आपने 60,000 रुपीज निकाल लिया, यानी आपने बैंक में कितना रुपीज जमा कराया है, 1 लाख रुपीज जमा कराया। ठीक है, अब इसमें से आपने कितना निकाल लिया, 60,000 रुपीज निकाल लिया। ओके, अब आपके अकाउंट में कितना बचा, वहां पे 40,000 बचा आपके अकाउंट में, 40,000 बचा। तो कैश बुक में ये बैलेंस जो है, तो आप इसके बैंक स्टेटमेंट टैली करोगे। अगर बैंक में तुम्हारा अकाउंट है तो क्या कहलाएगा, पासबुक। अब जब आप हम टैली करेंगे, मतलब हमारे पास बैलेंस कितना बचा है, यहाँ पे 40,000 बचा है। अब पासबुक जब हम टैली करेंगे, कैश बुक और पासबुक अगर दोनों का अमाउंट नहीं मैच हुआ तो आप तुरंत कंप्लेन नहीं करोगे। आप क्या करोगे, पहले देखोगे कि आपने जो एंट्री की है उसमें मिस प्रिंट तो नहीं है। मतलब आप स्टेटमेंट जो बना रहे हैं, हो सकता है आपसे ही कोई गलती होगा। पहले आप बैंक में जाके क्लेम नहीं करेंगे, पहले आप चेक करेंगे कि आपने जितना अमाउंट लिखा था क्या वो सही है कि नहीं, यानी उसी को बोला जाता है बैंक स्टेटमेंट, मतलब मिलान करना। यानी आप पहले चेक करोगे कि आपने जो एंट्री की है उसमें कहीं मिस प्रिंट तो नहीं है, बैंक ने स्टेटमेंट बनाने में कोई मिस्टेक तो नहीं की। ये सारा चीज चेक करने के बाद आप क्या करोगे, बैंक में क्लेम कर सकते हो। ठीक है, मतलब अभी हमारे पास मैंने बताया कि 1 लाख रुपए है। अब आप क्या कर रहे हो, उसको उसमें से 60,000 यूज कर लिया, मैंने बताया। जो 40,000 बचा, इसको आप क्या करोगे, चेक करोगे ना, अगर बैंक में आपने डिपॉजिट किया है तो जो आपके बैंक में जमा करोगे, तो बैंक को लायबिलिटीज, मतलब इसका जो देखोगे आप, चार्ट दिया होगा, चार्ट बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, जिसमें बैलेंस एज पर कैश बुक पासबुक के दोनों दिए हुए हैं। एक डेबिट बैलेंस दिया और एक क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है। ठीक है, हमको उस चार्ट के थ्रू बैंक रिकॉन्सिलिएशन को सॉल्व करना है। जस्ट इसके बाद में आपको दिया हुआ है पेज नंबर 173 में दिया है, यहाँ पे हर एक कंडीशन जो रीजन दिया हुआ है, डिफरेंसेस बैलेंस एज पर कैश बुक और पासबुक। तो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, जब आपने चेक इशू किया है बट प्रेजेंट नहीं किया है पेमेंट के लिए, तब आप ऐसे कंडीशन में क्या करोगे, उसको ऐड करोगे। तो यही चीज हमको पूरा याद करना है कि कब हमारे पास जो अमाउंट है, बैंक का बैलेंस जो है, कब इंक्रीज हो रहा है और कब डिक्रीज हो रहा है, ये देखना है। जैसे जब आप 2 कॉलम कैश बुक बनाते थे, तो जब भी आपके पास बैंक बैलेंस इंक्रीज होता था, आप डेबिट साइड में बैंक कॉलम में लिख देते थे, और जब डिक्रीज होता था तो बैंक क्रेडिट साइड के बैंक कॉलम में लिखते थे। याद है? दिख रहा है चार्ट बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बैलेंस एज पर कैश बुक। इसी चीज को आपको याद करना है, रट्टा नहीं मारना, इसको समझना है कि आपने जब चेक इशू किया बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट, तब आप उसको कैश बुक के डेबिट साइड में क्या करोगे, ऐड करोगे। ठीक है, सबसे पहले अपनी कॉपी में इसके जो कंडीशन है, डिफरेंसेस है, वो लिखोगे। उसके बाद सेकंड में बोल रहा है इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक नॉट इन द कैश बुक, मतलब इंटरेस्ट तो अलाउ किया लेकिन आपके कैश बुक में उसकी एंट्री नहीं हुई है, तब भी हम उसको क्या करेंगे, बैलेंस एज पर कैश बुक में हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, ये जो कंडीशन आप एक बार पढ़ लोगे तो फिर बाद में नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको प्रैक्टिकल एक्सरसाइज सॉल्व करने में। तो सबसे पहले हमारा क्या है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ठीक है, ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, उसको ऐड करेंगे। दिखाई दे रहा है सभी को?
Yes, ma'am. उसके बाद है आपका डायरेक्ट पेमेंट बाय द कस्टमर। जब एक कस्टमर डायरेक्ट पेमेंट करेगा तब हम उसको ऐड करेंगे, लेकिन उसी को पासबुक में लेस करना है जब आप पासबुक का क्रेडिट बैलेंस बनाओगे। ठीक है, मतलब कि एक कस्टमर, जैसे कि मेरे को चेक मिला है, मैं क्या कर रही हूँ, जाके डायरेक्ट बैंक में जमा कर रही हूँ, तो वैसे कंडीशन में क्या होगा, डायरेक्ट ऐड हो जाएगा वो। लेकिन यही चीज अगर हम दूसरों को देते तो जरूरी क्यों आज ही जमा कर देगा, नहीं, हो सकता है वो डिले करेगा। वैसे इंटरेस्ट, डिविडेंड, बिल, रिसीवेबल, इस जितने भी ये सब आपको उसको क्या करोगे, ऐड करोगे। उसके बाद चेक सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन आर क्रेडिटेड बाय बैंक बट नॉट इन दी कैश बुक। इस कंडीशन में भी आप उसको क्या करोगे, ऐड करोगे। एनी रॉन्ग एंट्री, हो सकता है ना बैंक से कभी कभी मिस्टेक, यानी आपने डेबिट किया बट उन्होंने क्या कर दिया, क्रेडिट साइड में एंट्री कर दिया, तो ऐसे कंडीशन में भी आप उसको क्या करोगे, ऐड करोगे। अब चेक इशू किया है लेकिन एंड डिसऑनर्ड बोल रहा है, चेक इशू करने के बाद जो चेक है वो क्या हो गया, डिसऑनर्ड हो गया। नो एंट्री बीइंग पास कैश बुक फॉर डिसऑनर्ड, मतलब जो चेक बाउंस हुए उसकी एंट्री नहीं हुई है, वैसे कंडीशन में भी आप उसको क्या करोगे, ऐड। जस्ट जैसे कि कैश बुक का डेबिट है तो वो पासबुक का क्रेडिट होगा, याद रखना। चेक को आपने सेंड किया है, ठीक है, बैंक बट नॉट कलेक्टेड, चेक तो सेंड कर दिया आपने लेकिन बैंक ने उसको कलेक्ट नहीं किया हो। आप देखे होगे बैंक में बॉक्स बने होते हैं जिसमें हम चेक को जाके डाल देते हैं, करते हैं, तो चेक तो हमने सेंड कर दिया लेकिन बैंक ने अभी तक उसको कलेक्ट नहीं किया है, ऐसे कंडीशन में आप क्या करोगे, उसको लेस करोगे। क्लियर? Yes, ma'am. उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट एंड बैंक एक्सपेंसेस चार्जेस, जो भी बैंक के चार्जेस होंगे बाय बैंक बट नॉट एंट्री इन द कैश बुक, उसको भी आप लेस करोगे। तो ये सारे जितने भी ट्रांजेक्शन है 1 से लेके 13 तक है पॉइंट, यहाँ पे सारे पॉइंट एक एक बार आप देख लोगे क्योंकि इसी के थ्रू आपके प्रैक्टिकल एक्सरसाइज बनेगा। इसका फॉर्मेट कैसा रहेगा, इजी है, बुक में दिया हुआ है आपके, इसके फॉर्मेट पर्टिकुलर, अमाउंट एंड नेट अमाउंट, बहुत सिंपल है, पर्टिकुलर, डिटेल और अमाउंट। ठीक है, जैसे आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं आपको समझना है, जैसे एग्जांपल नंबर 1 में देखिए, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक दिया हुआ लेकिन यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट शो नहीं किया। जब ऐसे कंडीशन में आप क्या करोगे, उसको डेबिट बैलेंस ही मानकर बनाओगे। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे हम यहाँ पे, बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट, दिख रहा है, बैलेंस एज पर डेबिट लिखा है, सबसे पहले अमाउंट कहाँ लिख दिया, अमाउंट कॉलम में। उसके बाद हमको देखना है कि किसको हमको ऐड करना है और किसको लेस करना है। तो जब हमको वो चार्ट याद हो जाएगा अच्छे से, आ चेक ऑफ 500 वॉज डिपोजिटेड, ये देखना है कि बैंक में इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। तो जब बैंक में आप चेक जमा कर रहे हो, डिपोजिटेड इन बैंक, कब डिपॉजिट किया आपने, 25 मार्च को, इट्स अमाउंट वॉज कलेक्टेड 2 अप्रैल, मतलब डिपॉजिट 25 मार्च को किया लेकिन कलेक्ट कब कर रहा है बैंक, 2 अप्रैल, तो ये क्या हो गया, चेक डिपॉजिट इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड। तब हम ऐसे कंडीशन को क्या करते हैं, वहां पे अभी अभी हमने पढ़ा है ना, इसको लेस करेंगे क्योंकि चेक तो डिपॉजिट किया है यानी कि सेंड किया, सेंड डिपॉजिट सब एक ही है। ठीक है, डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड, तब ये एंट्री क्या कर देंगे, हम इसको लेस करेंगे। तो पहले से हमको पता है कि इस कंडीशन में इसमें क्या दिया हुआ है, सेकंड है आपका चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, फर्स्ट वाला पॉइंट था आपके ये, देखो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट, क्या किया है, डेबिट बैलेंस में उसको ऐड किया है। क्लियर है यहाँ तक सभी को? Yes, ma'am. चलिए सेकंड वाला पॉइंट कौन बताएगा, थर्ड नंबर वाला एग्जांपल थर्ड का बताओ मुझे, क्या करना है एग्जांपल थर्ड, एग्जांपल 1 का थर्ड वाला पॉइंट क्या करेंगे,
एक बार रीड करिए उसको पूरा, फोर्थ पॉइंट को, फोर्थ पॉइंट को रीड करो, पता चल जाएगा उसको हमको ऐड करना है कि लेस करना है। मैम ऐड करेंगे। क्यों ऐड करेंगे? क्या लिखा है फोर्थ पॉइंट में? वन कस्टमर मेड अ डायरेक्ट डिपॉजिट। तो ये वाला है हमारे पास कंडीशन। जो डिफरेंसेस है हमारे पास चार्ट में, कॉज ऑफ डिफरेंसेस, तो जब एक कस्टमर डायरेक्ट पेमेंट कर रहा है तो वैसे कंडीशन में हम कैश बुक के डेबिट बैलेंस में क्या करते हैं, उसको ऐड करते हैं। ठीक है, लास्ट वाला पॉइंट जो है प्रीमियम वाला, उसको क्या करेंगे? अब तो ये आपके क्वेश्चन एग्जांपल में तो पता चल रहा है उसको ऐड करना है कि लेस करना है, सभी को मालूम है ये? यस समझ मैम। आ रहा है सभी को? यस यस मैम। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, फिर सभी का क्लियर है कॉन्सेप्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1 निकालिए, क्वेश्चन नंबर 1, और आप उसमें मुझे बताएंगे आप किसको हमको ऐड करना है, किसको लेस करना है। क्वेश्चन नंबर 1, दिख रहा है सभी को स्क्रीन में? जिनके पास बुक नहीं है वो स्क्रीन शेयर कर दिया है मैंने, आप उसमें से देख लेंगे। आप देखो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पे बैलेंस इज गिवन बोला है, और इसको हमको डेबिट बैलेंस ऑलरेडी दिया है। कैश बैलेंस, बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट बैलेंस दिख रहा है। डेबिट बैलेंस कहाँ लिखा हुआ है? दिखा? ये कौन से बैलेंस हमको बनाना है? डेबिट बैलेंस हमको बनाना है। ठीक है, क्या लिखेंगे हम? बैलेंस एज पर डेबिट बैलेंस। कॉलम क्या होगा इसका? फॉर्मेट कैसे बनेगा हमारा? पर्टिकुलर डिटेल्स हाँ, अमाउंट। ठीक है, एकदम सबसे सिंपल कॉलम है बैंक रिकॉन्सिलेशन का, BR है, पर्टिकुलर, डिटेल और अमाउंट। और ये कौन सा बैलेंस है हमारे पास? बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट बैलेंस है। ठीक है, अब पॉइंट 1 से अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है पढ़ो। पहले तो हम बैलेंस लिख देंगे। ठीक है, बैलेंस एज पर डेबिट बैलेंस 40,000 रुपीज कहाँ लिखेंगे? सीधे अमाउंट कॉलम में। हेडिंग डालोगे आप बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट ऑफ ए। ये दिया हुआ है किसकी अकाउंट, हम किसके अकाउंट का मिलान कर रहे हैं, मतलब किसका स्टेटमेंट बना रहे हैं। क्या लिखेंगे हेडिंग में? सबसे पहले बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन अप्रैल 30 अप्रैल 2000, पूरा डेट लिखेंगे, अच्छे से कॉलम बनाएंगे। ठीक है, अब फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट में देखो क्या लिखा है। A bank draft of rupees 62,000 received April has been collected and credited in the bank but not entered in the cash book। क्या करेंगे इसको? फर्स्ट पॉइंट को ऐड करेंगे कि लेस करेंगे? ऐड करेंगे। क्यों ऐड करेंगे? क्योंकि हम लोग चेक रिसीव कर रहे हैं बट उसकी एंट्री नहीं हो रही है। देखो ये वो वाला पॉइंट है, फिफ्थ वाला पॉइंट, कि चेक सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन एंड क्रेडिटेड बाय बैंक बट नॉट एंट्री इन द कैश बुक। ये फोर्थ वाला पॉइंट है आपके जो चार्ट बना हुआ ना बैंक रिकॉन्सिलेशन का, उसमें आप देखोगे फोर्थ वाला पॉइंट है। चेक उसने सेंड तो किया है लेकिन बैंक फॉर कलेक्शन, बैंक ने क्या किया? उसको कलेक्शन किया और क्रेडिटेड बट नॉट, यानी एंट्री नहीं किया अभी उसको कैश बुक में। ठीक है,
ये आपके चार्ट का फिफ्थ वाला पॉइंट है ये, इसलिए इसको हमने क्या किया, ऐड किया है। उसके बाद सेकंड नंबर पॉइंट, चेक अमाउंटिंग what deposited into बैंक बट नॉट एट कलेक्टेड बोल रहा है। क्या करेंगे इसको हम लोग लेस करेंगे। ये जो है चेक डिपॉजिट इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड, कौन सा वाला पॉइंट आ जाएगा आपका, ये 8 नंबर वाला पॉइंट है ये। चेक सेंड टू बैंक बट नॉट कलेक्टेड, चेक को बैंक ने सेंड तो किया है लेकिन उसको कलेक्ट नहीं किया, ऐसे कंडीशन में हम उसको क्या करते हैं, लेस कर देंगे। ठीक है, सेकंड वाला जो पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। थर्ड वाला पॉइंट बताओ मुझे, क्या करेंगे, यहाँ पे देखो 2 पॉइंट दिया हुआ है। एक तो आपका पासबुक शो क्रेडिट कर रहा है 350 इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक एंड डेबिट, और बैंक चार्जेस दिया है। बैंक चार्जेस को हम कहाँ लिखेंगे, लेस में लिखेंगे। बैंक चार्जेस ऑलरेडी यहाँ दिया हुआ है हमारे पॉइंट में। और 350 को क्या कर दोगे आप, ऐड कर दोगे 350 को। यहाँ 2 अमाउंट है, एक इन्वेस्टमेंट है, इंटरेस्ट और कलेक्टेड कर रहा है बैंक, और एक बैंक चार्जेस है। ठीक है, क्लियर है। लास्ट Yes, वाला ma'am. पॉइंट बहुत इजी है, बताओ लास्ट वाला पॉइंट जो है, आ कस्टमर डिपॉजिट डायरेक्ट इन बैंक। बस डायरेक्ट दिया, हम इसी से समझ जाते हैं कि कस्टमर ने डायरेक्ट बैंक में इनकी बैंक अकाउंट भेजा है। कस्टमर डिपॉजिटेड 1000 डायरेक्ट इन बैंक अकाउंट, यानी उसने डायरेक्ट जाके बैंक में जमा कर दिया। तो ऐसे कंडीशन में इसको क्या करेंगे, क्या करेंगे ऐसे कंडीशन में, Add. ऐड करेंगे मैम। अब देखो इससे पता चल गया कि इसको हमको कैसे ऐड करना और किसको लेस करना है। ठीक है, ऐड और लेस करने के बाद आप क्या करोगे, इसको सबसे पहले तो जितने ऐड वाले फंक्शन है उसको ऐड करने के बाद अमाउंट से दिख रहा है सभी को, दिखाई दे रहा है। Yes, ma'am. देखो ऐसे ही बनाना है, हेडिंग डालना है आपको, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ ए एज ऑन अप्रैल 30, 2000, पर्टिकुलर डिटेल अमाउंट एंड अमाउंट, बैलेंस एज पर कैश बुक, डेबिट बैलेंस देखो यहाँ मैंने लिखा हुआ है, ऐसे आपको लिखना है। उसके बाद 40,000 अमाउंट कॉलम में लिखने के बाद जितने ऐड के आइटम्स होंगे उसको ऐड कर देंगे आप अमाउंट से, जो भी आएगा उसके बाद लेस के अमाउंट से उसको माइनस करेंगे, आपका बैलेंस एज पर पासबुक का क्रेडिट बैलेंस निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ कैश बुक आएगा तो यहाँ पे पासबुक आएगा, यहाँ कैश बुक यहाँ पासबुक, यानी हमको पासबुक का क्रेडिट बैलेंस निकल गया। ठीक है, क्लियर है। Yes, ma'am. क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग का होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, क्वेश्चन Yes, नंबर ma'am. 2 भी डेबिट बैलेंस से बनेगा, क्वेश्चन नंबर 3 भी डेबिट बैलेंस से बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग का ओनली होमवर्क है, आज आप 1 और 2 बनाएंगे। क्लियर, यस मैम। किसी को कोई डाउट है, डाउट है किसी को? No, ma'am. नो मैम। सभी का क्लियर है कॉन्सेप्ट, बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पूछ लो, अगर क्वेश्चन नंबर 2 में कोई डाउट है तो किसी को। नहीं है डाउट, चलिए तो क्लास यहाँ पे आज खत्म करते हैं, हम क्लोज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करके आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजेंगे। ठीक है,
मैं कल नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आगे से पढ़ाऊंगी। क्लियर? और सभी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट है सभी के? नो मैम। चलिए, लीव इन द क्लास। क्वेश्चन नंबर 2 आप सॉल्व करके मुझे सेंड करेंगे व्हाट्सएप ग्रुप पे। ओके, चलिए बाय।